हेडिंग डालिए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन, सॉरी हेलो एल्केन पहले पढ़ना है ना बेटा, हेलो एल्केन, पहले हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे फिर जाके हेलो एरीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसी भी हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी जानना है तो इसमें पहले ये जानना है कि कितने तरीके के रिएक्शंस हो सकते हैं। बेसिकली 3 तरीके के रिएक्शन होते हैं, 3। कौन कौन सा? सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक एक्स है क्या, मतलब अपना अपना एक्स मत बताना एक्स क्या है? हेलोजन। हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल है। हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? अच्छा पहले ये क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा या पॉजिटिव चार्ज को? तो वो न्यूक्लियोफाइल हुआ या इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। तो जब उसको हटाना है तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, उसके जैसा कोई आके उसको हटाएगा। तो बताओ हमारा जो रिएक्शन होना चाहिए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन इसमें होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद दूसरा होता है रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन होता है रिएक्शन विद मेटल। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 रिएक्शन होगा, SN1 एंड SN2। एंड रिएक्शन विद मेटल में 2 मेटल आएंगे आपके पास। एक होगा रिएक्शन विद सोडियम एंड रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ये रिएक्शन से एक एक रिएक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 और SN2 2 रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं SN1 के बारे में। तो SN1 इसे हम लोग S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमोलिकुलर, फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 कहलाता है। तो सबसे पहला इसमें हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले बेटा? SN1 के बारे में। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमोलिकुलर। तो S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर और यूनिमोलिकुलर। फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले कि इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ाऊँ, एक छोटी सी कहानी है जिसको आपको सुनना चाहिए। प्यार भरी दर्द भरी दास्तां है, मैं सोच रहा हूँ सुना देता हूँ। ये अतुल सर की कहानी है, आप ना हो तो उनसे पूछ लेना। एक बार उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि सर मैं कभी कभी संडे को भी कॉलेज चला जाया करता था, तो मैं समझ नहीं पाता, बस दुनिया ये चाहती है कि एक दिन छुट्टी मिले, थोड़ा रेस्ट करें, मूवी वूवी देखें, और आप संडे को भी चले जाते थे। कौन सा कॉलेज था ऐसा? तो उन्होंने कहा नहीं सर, कॉलेज वाली बात नहीं थी, बात कुछ और थी। तो उनकी बातें सुन करके मैंने 4 लाइनें बोली, समझ में आ जाए तो बताना क्यों जाते थे वो। बोलूं? देखो, जैसे आप कहीं पार्टी में गए हो, आप अपने किसी दोस्त के साथ पार्टी में गए हो
और आपका वो दोस्त वहीं रोने गाने शुरू कर दे तो तकलीफ़ होती है, बुरा लगता है ना। पार्टी में गए हुए एंजॉय करो, है ना। तो पहली लाइन है, महफिल में सनम सिसकियाँ अच्छी नहीं लगती। सिसकियाँ मतलब रोना गाना। महफिल में सनम सिसकियाँ अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियाँ अच्छी नहीं लगती। हिचकियाँ का मतलब ज़्यादा याद करने से हिचकी आती है ना। अगर आप किसी को याद करते हो तो ठीक है, किसी की केयर करते हो ठीक है, ज़्यादा केयर करोगे तो बाउंडेशन लगने लगता है, ठीक है। जैसे मम्मी आपको हर 2 मिनट पे फ़ोन करें, बेटा कहाँ पे हो, ठीक हो, हाँ ठीक है, हर 2 मिनट पे 3 मिनट पे 15 मिनट पे फ़ोन करें तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, चिढ़ने लगोगे, अरे यार बस करो, मैं बड़ी हो गई हूँ अब, ठीक है। तो ये लाइन है, महफिल में सनम सिसकियाँ अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियाँ अच्छी नहीं लगती, कॉलेज में जब से यार हमें इश्क हुआ है उस दिन से हमें छुट्टियाँ अच्छी नहीं लगती। तो अतुल सर की कहानी बहुत लाजवाब है, ना हो तो उनसे पूछना एक बार कि सर ऐसे बता रहे थे, क्या सच है या नहीं। सर ने बताई थी? नहीं बताई थी ना, मैं बताता हूँ। हुआ ये कि एक बार सर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने वाले थे, तो मैम ने बोला, मैं मतलब उस टाइम उनकी गर्लफ्रेंड थी एक, अब हमें मैम बोलना पड़ेगा ना भाई, तो नहीं बताओ, ये सारी बातें जान लो। इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजनी है क्या तुम्हें? तो मैम ने कहा मैं भी चलूँगी, सर ने कहा ठीक है चलो, दोनों लोग चले गए। तो वहाँ पे जाने के बाद उनका एक अतुल सर का एक दोस्त था, उसको लड़की पसंद आ गई, मैम पसंद आ गई। दोस्त हर एक फ्रेंड कमीना होता है तो बचपन से पता चला, नहीं अब नहीं बताऊंगा। तो हुआ ये कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ने लगी। अतुल सर और मैम के बीच में बहुत घनिष्ठ प्यार था, लेकिन वो जो उनका दोस्त था उसने किसी भी तरीके से कोशिश की कि भैया अब ये मैम उनकी नहीं मेरी हो जाएं, इसलिए उसने अपना साम दाम दंड भेद। देखो प्यार और वार में सब जायज़ है, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा है क्योंकि मुझे तो हुआ नहीं। तो अब उस लड़के के पास देखो, मैं प्लीज़ लड़के कृपया यह ना समझे कि मैं उन्हें तरीका दे रहा हूँ, ठीक है। अब उस लड़के के पास 2 तरीके थे, या तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता, अतुल सर को 2 कंटाप मारता और बोल देता कल से तुम इसके साथ नहीं दिखोगे, ये हो सकता था, ये पहला तरीका होता था। दूसरा तरीका कुछ ऐसा करे कि उनका ब्रेकअप हो जाए और उसके बाद मामला आगे बढ़ाए लड़का। तो सबसे पहला काम उनके दोस्त ने क्या किया पता है? उनके दोस्त ने सबसे पहला काम किया, किसी तरीके से इनका ब्रेकअप करने का इंतज़ाम किया। अब ब्रेकअप इतने आसानी से नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में प्यार ज़बरदस्त था, तो इसलिए उस लड़के ने अपनी एक फ्रेंड की मदद ली। धीरे धीरे उसने क्या किया कि अतुल को धीरे धीरे अपने बातों में बहलाओ फुसलाओ। अतुल सर बातों में आ गए, थोड़ी सी गलती अतुल सर से यहाँ पे ये हुई कि वो बातों में आ गए और उसने सारी रिकॉर्डिंग कर ली और उसके बाद मैम को बता दिया। भाई बातचीत प्यार भरी बातें हो जाती हैं कभी कभी। तो इससे क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। बहुत बुरी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जब ब्रेकअप हो गया तो उनके दोस्त ने मौका देख के चौका मार दिया, कंधा देने पहुंच गया। लड़कियों को कंधे की ज़रूरत पड़ती है इन सब सिचुएशन में, वो कंधा देने पहुंच गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती थी, डिसीजन। ये पहला तरीका था, बहुत ही आसानी से ब्रेकअप हो गया उन लोगों का और उसके वजह से धीरे धीरे इन दोनों का पैचअप हो गया। तो अभी अतुल सर धीरे से निकल लिए बेचारे रोते हुए, उनकी जगह पे कोई और आ गया। एक और तरीका ऐसा हो सकता था, तरीका ये था कि धीरे धीरे करके पहले वो लड़का मैम से दोस्ती करता और धीरे धीरे मैम को चढ़ाता कि अतुल ऐसा है, अतुल वैसा है, और धीरे धीरे मैम और अतुल सर के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जाती और उसके और मैम के बीच की डिस्टेंस पास आने लगती। एक सिचुएशन ऐसा होता
जब जितने ही दूर अतुल सर हैं उतने ही पास वो लड़का है। उस समय उस लड़की को यानी कि मैम को डिसाइड करना होता कि उसे किसके साथ रहना है। अगर उसने अतुल सर को वापस से चुना तो जो जैसा आया था वैसा चला जाएगा। लेकिन इन सब सिचुएशन में ज़्यादातर चांसेस पता है क्या होता है, नए पुराना वाला बेचारा वो गायब हो जाता है। ऐसे इन सिचुएशन में ऐसा होता है। अतुल सर के साथ ऐसा हुआ। इस दर्द भरी दास्तान में अतुल सर बेचारे अकेले रहे। अब हुआ क्या, अब समझो तो, पहले बात तो समझ लो। ये चीज़ रुक सकती थी। पहले दिन जब चढ़ाया गया उस मैम को, उस लड़के ने जब आके बताया कि अतुल इसके साथ घूम रहा था यहाँ पे, तो मैम को बोलना चाहिए था वो हमारे और उसके बीच की बात ही, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो। एक सिंगल डिसीजन, बाद में लड़ लो जितना लड़ना है, लेकिन उस टाइम पे बस यही डिसीजन था कि हमारे उसके बीच की बात है, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो। प्रोसेस आगे बढ़ता ही नहीं भाई साहब। दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती तो वो आकर ऐसा बोल सके, है ना। लेकिन लड़कियों के दिमाग में इतना ऐसी बातें कहाँ आती। और यहाँ पे दिगंबर तुम ज़्यादा सीरियस हो गए बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है। अच्छा तुम आओ देखते हैं, होता है बेटा कभी कभी। इधर देखो, अब बस कर बेटा, अब इधर देखो। मैं जिस रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ वह है आपका SN1 रिएक्शन। देखो हुआ क्या, मैं SN1 के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। हुआ क्या देखना, यहाँ पे है कार्बन, सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या है कार्बन, और इस कार्बन के साथ एक जुड़ा हुआ है Br, और यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन। ये देखो 3 हाइड्रोजन। अटैक करने के लिए एक, सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले इस पर, ये नॉर्मल पहले रिएक्शन में बता दे रहा हूँ। ये CH3Br है, इस पर NaOH का मैंने एक रिएक्शन कराया, और उसके बाद क्या हुआ कि इस सोडियम, देखो यहाँ पे OH अटैक नहीं कर रहा है अभी, वो किसको भेज रहा है, सोडियम को भेज रहा है। मैं यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ, CH3। इसने क्या किया, सोडियम को भेजा Br के पास, Br गया, सोडियम गया, Br को लेकर के धीरे से निकल दिया। अब Br से ये गलती हो गई, वो छोड़ के इसको चला गया। कार्बन अकेला पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH3 CH3। इस टाइम पर जब कार्बन अकेला है, मौके को देख करके OH माइनस अटैक करेगा। ध्यान से सुनना, CH3 कार्बोकेटायन, जैसे OH माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, अब ये फ्री है, चाहे इधर से अटैक करे चाहे इधर से अटैक करे, ये उसकी मर्जी है, चाहे आगे से अटैक करे चाहे पीछे से अटैक करे, यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है इसको। अब 2 तरीके से अटैक हो पाया, कहाँ से, या तो फ्रंट से अटैक होगा या तो बैक से। तो क्या 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर अटैक फ्रंट से हुआ, ध्यान से सुनना, अगर अटैक फ्रंट से हुआ तो OH अगर इस तरीके से सामने आएगा तो CH3 तीनों किस तरफ आ जाएंगे, पीछे की तरफ। इस तरीके से कार्बन के साथ 3 CH3 यहाँ पे पीछे की तरफ दिखाई देंगे, और एक OH इसको सामने नजर आएगा। क्या पहले जैसे था वही सेम आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, हाँ या ना। इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलेंगे, यानी कि उसने अपनी जो रीअरेंजमेंट था, जो अरेंजमेंट था, उसको रिटेन किया हुआ है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज रिटेंशन। एक और ऑप्शन हो सकता है, क्या, अटैक कहाँ से हो जाए, पीछे से। अगर अटैक पीछे से हुआ तो तीनों कार्बन किस तरफ भागेंगे, तो उस केस में क्या, इसको ऐसे देख सकते हैं हम, एक CH3 मैंने यहाँ लिख दिया, एक CH3 मैंने यहाँ लिख दिया, एक CH3 मैंने यहाँ लिख दिया, और एक OH यहाँ लिख दिया। क्या ऐसे लिखा, ज़रा दोनों को ध्यान से देखो, क्या दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है, हाँ या ना। अगर दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, एक को मैं D बोलूँगा तो दूसरे को क्या बोलना होगा, L। तो ये कौन सा फॉर्म मान लेता हूँ मैं मान लेता हूँ ये D फॉर्म है। अगर मैंने इसको D फॉर्म बोला तो इसको क्या बोलूँगा, L फॉर्म बोलूँगा। इस केस में ये है आपका रिटेंशन, ये है आपका इन्वर्जन। अगर दोनों थोड़ा थोड़ा बनेंगे तो क्या, रेस्माइजेशन भी हो सकता है। रेस्माइजेशन का मतलब होता है 50% D फॉर्म और 50% L फॉर्म। तो यहाँ से एक रेस्मिक मिक्सचर भी तैयार हो सकता है, हाँ या ना। फिर से बताना, अब एक एक पॉइंट मैं आपसे पूछता जाऊंगा। ये क्या इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के ऊपर बताओ कितना है, कितने कार्बन में बॉन्ड बनाए, 1 2 3, कितना हो गया, sp2। जब sp2 बनता है तो उसका शेप या ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर।
तो यहाँ पे ये बना बेटा ट्राइगोनल प्लेनर और sp2 ज्योमेट्री। अब फटाफट जो जो पूछूँ आप फटाफट बताते जाना। एक बात बताओ, ये फ्रंट से अटैक क्यों किया? उसका रीज़न है क्योंकि वो बैक से अटैक कर ही नहीं सकता। बैक से अटैक क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बैक पे 3 बल्कियर ग्रुप आपको दिख रहे हैं। अगर बैक से अटैक कर सकता तो किसी और को भेज करके ब्रोमीन को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बैक से OH माइनस बैक से अटैक नहीं कर रहा। OH माइनस कहाँ से अटैक कर रहा है? यहाँ पे OH माइनस अटैक ही नहीं कर रहा। पहला जो स्टेप हो कौन अटैक कर रहा है? सोडियम अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से ब्रोमीन गायब हो रहा है। इसमें कौन सा स्टेप स्लो होगा, कौन सा स्टेप फास्ट होगा, क्या लगता है? फर्स्ट स्टेप कौन होगा? स्लो। और सेकंड स्टेप कौन सा होगा? फास्ट। तो आप कहेंगे सर ये वाला स्टेप स्लो स्टेप है, और जो स्टेप स्लो होता है क्या वो रेट डिटरमाइनिंग होता है? तो आपने कहा सर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। मैं मान गया, मैंने मान गया कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो जल्दी से अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो रेट बताओ क्या होता है? क्या आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है? क्या आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है? तो केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने पढ़ी है तो आप बता सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही रेट डिसाइड करता है। और अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रेट डिसाइड कर रहा है तो रेट लिखते समय रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही ना? तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? RBR, क्या यही है रेट? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ RBR, क्या यहाँ पे OH माइनस यूज हो रहा है? तो इसका मतलब OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। तो आप कहेंगे कि अगर आप OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे लिखना चाह रहे हो तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 0। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1। जरा मुझे बताओ 1 + 0 क्या हो गया? 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 1। तो आपने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया, दैट्स वाई दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ कुछ बातें ध्यान से सुन लो। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ बेटा। सबसे ज़्यादा बैक में अगर 3 के तीनों कार्बन हैं तो चांसेस होगा कि ये अटैक यहाँ इस तरीके से हो। अगर एक कार्बन कम कर दोगे तो पीछे से अटैक के चांसेस बनने लगे। 2 कार्बन कम कर दोगे तो पीछे से और अटैक के चांसेस बनेंगे। 3 कार्बन कम कर दोगे तो पीछे से ही अटैक होगा, आगे से अटैक ही नहीं होगा। इस वजह से रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। और सिर्फ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री लिखना ही सही नहीं रहा। बोर्ड के लिए तो सही है लेकिन जे के लिए नहीं है। जे के लिए अगर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटायन देख लेना। क्या देखना है? कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा 1 डिग्री यानी कि SN1 रिएक्शन होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? बेंजाइलिक की, उसके बाद अलाइलिक और उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस होगा SN1 रिएक्शन होने के। फिर बताओ, अब और आगे बताना, जल्दी से बता दो। ये तो हो गया। इंटरमीडिएट के बारे में कुछ मुझे ज्ञान दे दो। इंटरमीडिएट क्या कार्बोकेटायन है बेटा? अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है तो उस टाइम पे इंटरमीडिएट का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2। और उस टाइम उसका शेप क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर। अब प्रोडक्ट में बताओ क्या रिटेंशन हो रहा है या नहीं? रिटेंशन, आपने कहा रिटेंशन हो रहा है। रिटेंशन हो रहा, क्या इन्वर्जन हो रहा है? इन्वर्जन हो रहा है। क्या रेसमाइजेशन हो रहा है? रेसमाइजेशन हो रहा है। एक बात और ध्यान देना जेई वाले बच्चे, इस रिटेंशन और इन्वर्जन में इन्वर्जन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिटेंशन। इन्वर्जन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्वर्जन इज हायर देन रिटेंशन। रिटेंशन ज़्यादा होगा, इन्वर्जन कम होगा। फिर से अब इसका ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर छूट गया तो समझ लो जे ही छूट गया। ये ग्राफ क्या है? ग्राफ में 2 ऑर्डर हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको 2 स्टेप में रिएक्शन नज़र आ रहा है या नहीं? सबसे पहला स्टेप ये रहा जो स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये कौन सा स्टेप है? फास्ट स्टेप है। पहला स्टेप, मान लो ये रिएक्टेंट की अपनी एक एनर्जी होगी, ये रिएक्टेंट है आपका। जैसे जैसे ध्यान से सुनना, जब कभी भी रिएक्टेंट के पास कोई अटैकिंग रिएजेंट पहुंचता है ना तो रिएक्टेंट एक्साइटेड होता है। क्यों? क्योंकि बिना एक्साइटेड हुए रिएक्शन नहीं होने वाला। तो रिएक्टेंट की अपनी एक एनर्जी है, कोई अटैकिंग रिएजेंट इसके पास आ रहा है, क्या होगा? एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और एक टाइम आएगा बढ़ते 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 जब उसकी एनर्जी मैक्सिमम पहुंच चुकी होगी।
और उस टाइम पे अटैक बढ़ेगा। और जैसे अटैक होगा तो उसके बाद जैसे कि सोडियम जब तक Br के पास आ रहा है तो एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे आ चुका है वो, और जब ये Br को लेके जा रहा है तो एनर्जी थोड़ी सी डाउन होगी, और एनर्जी थोड़ी सी डाउन होगी। और इंटरमीडिएट ये देखो, ये है आपका इंटरमीडिएट, ये जो पोर्शन है इंटरमीडिएट का है। फिर अगले स्टेप में कौन आ रहा है? OH फिर से अटैक कर रहा है, और जब OH अटैक करेगा तो बताओ क्या होगा? एनर्जी फिर से बढ़ेगी, और फिर से बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। जैसे OH उसके ऊपर अटैक कर चुका है और अचानक से एनर्जी क्या हो जाएगी? बहुत ही तेज़ी से डाउन हो जाएगी। तो 2 स्टेप है तुम्हारे पास, इसमें से ये है आपका इंटरमीडिएट। ये क्या है बेटा? इंटरमीडिएट। ये बताओ स्लोवेस्ट स्टेप है या ये वाला स्लोवेस्ट स्टेप है? पहला वाला, पहाड़ी पर चढ़ना स्लोवेस्ट स्टेप होता है। ये कौन सा स्टेप है? स्लो। और ये कौन सा स्टेप है? फास्ट। हाँ या नहीं? अब जल्दी से बताओ, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। क्या प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे है। प्रोसेस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम हुई है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। हाँ या ना? ठीक है, नोट करें इसको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका SN1 रिएक्शन। अक्सर ऐसा सुनने में आया है या फिर ऐसा मिलता है आपको, कई बुक में लिखा हुआ भी है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो अटैक करने वाला रिएजेंट होता है उसी के नाम से रिएक्शन बनता है। जैसे अगर अटैक न्यूक्लियोफाइल ने किया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, लेकिन अगर अटैक इलेक्ट्रोफाइल ने किया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। लेकिन इस वाले रिएक्शन को ज़रा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अटैक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल, है ना। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें ऐड कौन हो रहा है? तो इसलिए उसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है ना? ओके, इधर देखेंगे। अब है SN2 रिएक्शन। सेम यही प्रोसेस। सोचो, अगर कभी भी फ्रंट या ब्रेक होने के चांसेस कम हुआ, कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है उसके चांसेस कम है ब्रेक होने के, और पीछे से अटैक करने के चांसेस ज़्यादा है, तो इस बार न्यूक्लियोफाइल किसी को भेजेगा नहीं मदद के लिए, बल्कि क्या करेगा? खुद जाएगा। और इस केस में देखो क्या होगा। मैंने यहाँ रखा कार्बन, ये रखा एक H, ये रखा दूसरा H, और ये रखा तीसरा H। अब ये रहा आपका Br। छोटी सी गलती हुई Br से, बहुत ही छोटी सी गलती। क्या गलती थी Br से? Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से Br अपने ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? बस यही छोटी सी गलती हो गई। OH माइनस को ये पॉजिटिव चार्ज दिख गया, और वो बैक साइड से इस पॉजिटिव चार्ज को देख के अटैक करता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो क्या बैक से अटैक हो पाता? नहीं हो पाता। 3 डिग्री में बैक से अटैक इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे OH इस तरफ से अटैक करेगा, ध्यान से सुनना, OH धीरे धीरे पास आएगा, Br धीरे धीरे दूर जाएगा, OH धीरे धीरे पास आएगा, Br धीरे धीरे दूर जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा और इन सब के दौरान OH का क्या होगा बताओ? धीरे धीरे OH पास आ रहा है, धीरे धीरे Br दूर जा रहा है। इन सब के दौरान H का क्या होगा? H किस तरफ शिफ्ट होते जाएंगे? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि अभी वो पीछे की तरफ सिर्फ Br के रिपल्सन की वजह से शिफ्ट है। जैसे OH का रिपल्सन आएगा आगे की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। और एक सिचुएशन ये आएगा कि कार्बन के साथ एक H इधर है, एक H इधर है, एक H इधर है, 3 H है। इस तरफ कौन आया? Br। और इतनी ही डिस्टेंस पे इस तरफ कौन आया? OH। ज़रा मुझे बताओ इस टाइम पे कार्बन कितने बॉन्ड बनाया हुआ है? यही तो दिक्कत है, दूसरों को देखने में यही लगेगा। जिस टाइम पर, अतुल सर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस टाइम पे मैम उनसे भी जुड़ी थी और उनके दोस्त से भी, उस सिचुएशन में देखने वालों को तो यही लग रहा था कि बॉन्ड 5 बना है। लेकिन ज़रा उससे पूछो, ना मन से इधर का ना ही मन से उधर। इतना आसान नहीं होता, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है बेटा। तुम देख करके तो किसी लड़की के बारे में इमेजिन कर लेते हो, ज़रा उसके दिल से पूछो एक बार। बहुत दुविधा में है वो कि पैसा देखे या प्यार। बहुत मुश्किल है। इस केस में आपको लग रहा है कि 5 बॉन्ड बनाया है, लेकिन ये 5 बॉन्ड नहीं बनाया है। कितने बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड बनाया है, 1, 2 और 3। और इस वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा?
sp2 और इस टाइम पे भी इसका जो शेप होता है वो कौन सा होता है, ट्राइगोनल प्लेन। आप ज़रा देखो हुआ क्या, मैंने बोला था इन सिचुएशन में क्या होता है, अक्सर पुराना वाला जाता है, तो कौन जाने वाला है, बिहार, बेचारा बिहार। जैसे मैंने ये बात बोलता हूँ तुरंत दिगंबर बेचारे की आंखों में आंसू, बेटा तेरे आंसू मैं देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन क्या करूँ मजबूरी। कार्बन ये OH, बिहार कहाँ जा रहा है बेटा, नहीं बिहार भाग रहा है ना, इस टाइम पे मजबूरी है भाई, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता इस तरफ है क्योंकि OH का रिपल्सन हो रहा है, OH धीरे धीरे कार्बन के पास आ रहा है, जिस दौरान OH इस कार्बन के पास आ रहा है उसी दौरान Br को भागना पड़ रहा है, Br दूर जा रहा है। जैसे जैसे Br दूर रहा है वैसे वैसे OH पास आ रहा है। अगर Br जाता ही नहीं, वो जिद करके बैठ जाता मैं नहीं जा रहा, हाँ मैं नहीं जाऊँगा, वो सनी देओल बन जाता है। कौन सी मूवी का डायलॉग है, पता नहीं कौन, काजल, ऐसे काजल, डर मूवी का डायलॉग, काजल, पता नहीं आगे क्या डायलॉग याद नहीं, पता नहीं मुझे, मतलब याद नहीं आ रहा कि लाशें बिछा दूंगा, लाशें ऐसे करके कुछ डायलॉग था, और पहली लाश उसकी होगी जिसके सर पे सहरा होगा। डायलॉग भाई साहब सनी देओल का बहुत ज़्यादा फेमस होता था उस टाइम पे। ओके अब इधर देखो, बताओ पहले वाला अरेंजमेंट और अब वाला अरेंजमेंट देखो, बताओ क्या यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है या रिटेंशन, इन्वर्जन होगा। इस इन्वर्जन का नाम होता है अम्ब्रेला इन्वर्जन, अम्ब्रेला जैसा दिखता है। कभी बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में तुम लोग छाता लेके निकले हो? अच्छा तुम लोग भीगते हुए छाता लेके नहीं, अगर कभी बारिश के मौसम में आप छाता लेके निकलें और अचानक से हवा चले और छाता पलट जाए, ऐसा सिचुएशन आया है कभी? तो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा। ये छाता है, इधर से मैं छाते को लेके ऐसे जा रहा हूँ, अचानक से हवा आए, जैसे OH हवा की तरह आ रहा है और पूरे छाते को पलट दे रहा है, देखो है ना, तो इसे अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं। वॉल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, इसलिए इसे वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे आप इसे अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलो या इसे वॉल्डेन इन्वर्जन बोलो, बातें आपकी दोनों सही है। एक बात और बताना जरा ध्यान से, इसमें बताओ स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा, फास्टेस्ट स्टेप कौन सा होगा, कौन सा स्टेप स्लो होगा, कौन सा फास्ट? एक ही तो स्टेप है, इसमें कोई स्टेप, 2 स्टेप हो रहे हैं क्या? नहीं, एक ही स्टेप है। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट है या ट्रांजिशन स्टेप? ये ट्रांजिशन इंटरमीडिएट। SN1 में कौन क्या बन रहा था? इंटरमीडिएट बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा है? ये ट्रांजिशन स्टेप। इस तरीके से फिर से सुनना और बताना। अगर मैं रेट लिखने की कोशिश करूं तो यह है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बताना। रेट लिखने की कोशिश करूं तो क्या ये RX और साथ ही साथ OH अटैक कर रहा है तो OH भी होगा। तो बताओ OH की पावर 1 और इसकी पावर 1 कितने ऑर्डर हो गए? तो ऑर्डर कितने हैं रिएक्शन का? 2, इसीलिए इसको आप क्या बोल रहे हो? सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ बेटा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा मिथाइल, है ना, मिथाइल, यानी कि एक भी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। अगर फिर उसके बाद एक कार्बन लगा देंगे 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। 3 डिग्री तो कभी रिएक्शन देगा ही नहीं SN को। बताओ इन्वर्जन क्या इंटरमीडिएट बन रहा है या ट्रांजिशन स्टेप? ट्रांजिशन स्टेप। अब जरा मुझे बताओ इन्वर्जन हो रहा है और रिटेंशन हो रहा है? फिर से बताना। ओके फिर से, जब ट्रांजिशन स्टेप बन रहा है उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है और शेप क्या है? ओके तो यहाँ पे है इन्वर्जन। ग्राफ बता दो बेटा, सुनो, ये है रिएक्टेंट, जैसे जैसे OH उसके पास आएगा क्या होगा? जैसे जैसे OH इसके पास आएगा एक्साइटेशन बढ़ेगा।
और एक्साइटेशन बढ़ने की वजह से इसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम आएगा कि जब OH इसके साथ जुड़ेगा तो उसके बाद एनर्जी रिलीज हो। ये आपका SN1 और SN2 हुआ। अब कुछ सवाल है जिसको लिख देता हूँ, आप इससे बताएंगे। आपको बताना इसमें SN1 और SN2 में दोनों में से SN1 सबसे ज़्यादा किसका, SN1 का ऑर्डर कौन सा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा किसका होगा? SN1 मैकेनिज्म कौन फॉलो करेगा? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। क्यों? 2 डिग्री है और ये कितने डिग्री है? तो ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री। तो बताओ SN1 कौन फॉलो करता है? 2 डिग्री वाला। हाँ या ना? फिर से आपको SN1 का ऑर्डर बताना है बेटा। थर्ड ऑप्शन में जो है थर्ड नंबर 3 डिग्री। क्यों? 3 डिग्री है मैंने कार्बोकेटाइन बताया था, बेंजाइलिक होगा। देखो फिर से याद करो, जब मैंने शायद इसके पहले वाला रिएक्टिविटी जब पढ़ा रहा था तो रिएक्टिविटी पढ़ाते समय मैंने बोला था, नहीं बोला था तो अब सीख लो। मैंने बोला था शायद कुछ टीचर ऐसे बताएंगे कि ये ज़्यादा स्टेबल है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सिखाया था, नहीं सिखाया था? तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि बेंजाइल, इन दोनों में जब कंपेयर किया जाता है तो कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है ना। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, पहले स्टेबिलिटी लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा क्या होता है? CH3 पॉजिटिव, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद स्टेबिलिटी आता है इसकी, तब जा कर के कहीं इसके बाद फिर जाके इसकी स्टेबिलिटी आती है। उसके बाद आएगा 2 डिग्री और फिर आएगा 1 डिग्री। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब जल्दी मुझे बताओ, अगर आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पता चल गई तो SN1 का ऑर्डर भी पता चल गया। तो SN1 बताओ किसका ज़्यादा होगा जल्दी से? थर्ड वाला CH3Br, इसका SN1 ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा? उसके बाद और फिर CH3Br और फिर CH3Br। नोट करें इसे। फिर से देखना, जब भी कभी आपको SN1 और SN2 का ऑर्डर पता करना हो तो सिर्फ आपको कार्बोकेटाइन देखना है। जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उसका SN1 प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होगा। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहीं पे, आयोडीन है, ये NCERT का क्वेश्चन है। बताओ इसमें SN1 और SN2 का ऑर्डर बताओ। बी कौन सा है? SN1 या SN2? SN1 और SN2?
ए। क्या लगता है कौन होगा? पहले का बी होगा, दूसरे का ए। ओके, और कोई इसमें? SN1 में पहले बी होगा फिर ए होगा। और SN1 में चलो बी हो गया फिर ए होगा, है? और SN2 का? SN1 भी ए और SN2 भी ए। इस केस में क्या कोई डिग्री देख रहे हो आप? डिग्री तो सबकी सेम है, दोनों सेम है ना। अब लीविंग ग्रुप देखना, लीविंग ग्रुप मतलब जल्दी आने वाला जल्दी आए और जाने वाला जल्दी जाए। जाने वाला कौन है यहाँ पे? आयोडीन और क्लोरीन में कौन जल्दी साथ छोड़ के भागेगा? क्लोरीन साथ छोड़ के भाग जाएगा। क्यों? आयोडीन का साइज़ बड़ा है ना बेटा, तो आयोडीन का अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो कौन अच्छा लीविंग ग्रुप है? आयोडीन। तो आयोडीन का अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्लोरीन कम अच्छा लीविंग ग्रुप है। इस वजह से आयोडीन आराम से लीव कर जाएगा। हाँ, तो इसीलिए तो लीव नहीं करेगा ना, छोड़ेगा ही नहीं। अब बॉन्ड जाने वाला जा ही नहीं रहा है तो आने वाला आएगा कैसे? सिंपल सा कनेक्शन है, आने वाला जल्दी आए, जाने वाला जल्दी जाए। यही एक रिएक्शन का प्रोसीजर है। जिस टाइम पे डिग्री सेम आए, जिस टाइम पे डिग्री सेम हो, उस केस में लीविंग ग्रुप देखते हैं। आयोडीन बेस्ट लीविंग ग्रुप है, इस वजह से आयोडीन चाहे SN1 हो चाहे SN2 है, दोनों आयोडीन ही प्रेफर करेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड, नोट करें इसे। उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे।